हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन बहुत डिटेल जाने वाले हैं बिकॉज ये नया स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है। सो आई वांट टू गो सो फ्रेश फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है। तो बेसिकली जो भी अपन अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वेदर इट्स ऑफ 11th या फिर वो 12th का हो, पूरा का पूरा एक एक लाइन कवर करते हुए चलेंगे, डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। भले ही टाइम लगे कितना भी, बट एक्चुअली एक एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो उससे भी पहले अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हमें इसका स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, दैट इज दी उसका क्लासिफिकेशन कैसे है। बेसिकली मतलब क्या क्या उसमें आते हैं। तो सबसे पहले आता है डोमेन। ठीक है, डोमेन। अब डोमेन आपके तीन तरीके के होते हैं, एक आर्किया, एक यूकैरिया एंड द बैक्टीरिया। ठीक है। अब यूकैरिया में आपके वो सारे आ जाते हैं जिनमें आपके, जैसे मैं बात करें तो आपके किंगडम फंगाई से लेके प्लांट किंगडम। ठीक है। फंगाई आ जाएगा, प्लांट किंगडम आ जाएगा, एनिमेलिया किंगडम आ जाएगा, प्रोटिस्टेंट किंगडम आ जाएगा। ठीक है। सो ये सारे के सारे आपके किस पे कंसिडर हो जाएंगे, यूकैरिया में। आर्किया में वो बैक्टीरियाज आएंगे जो कि आपके आर्की बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। सो दे विल कम इनटू द डोमेन आर्किया। और बैक्टीरिया में आपके आएंगे यू बैक्टीरियाज। क्या आएंगे? यू बैक्टीरियाज। डन। देन here comes again your kingdom. then उसके बाद आता है phylum, then class, then order, then family, then genus and then species. ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा मेन जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको। सो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने आपके फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इन अ मोर साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस दैट इज मोर साइंटिफिकली ड्रिवन। ठीक है। सो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrubs एंड herbs। मतलब उन्होंने प्लांट्स को सुपरफिशियली देखा, सुपरफिशियली इन द सेंस मॉर्फोलॉजिकली देखा। कैसे? कि उनके पत्ते कैसे हैं, ठीक है, कांटे कितने हैं, हाइट कितनी है, फ्लावर्स कैसे उग रहे हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, shrubs एंड herbs। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। जिनके पास, एक तो जिनके पास रेड ब्लड है एंड जिनके पास नहीं है। सो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करना था तो उन्होंने तीन हिस्सों में कर दिया, एक ट्री, एक श्रब और एक हर्ब। ठीक है। और एनिमल में उन्होंने दो हिस्सों में किया, एक जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है। नाउ इन लीनियस टाइम, अब जो हमारे सेकेंड साइंटिस्ट आए थे, लीनियस। ठीक है। सो लीनियस ने हमें सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने ब्रॉडली स्केल पे क्लासिफाई किया था सारे स्पीशीज को इनटू प्लांट्स एंड एनिमेलिया। ही डिवाइडेड the species into kingdom Plantae and kingdom Animalia. ठीक है। Kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. So Plantae में सारे के सारे plants present होंगे। ठीक है। And Animalia में सबके सब आपके animals present होंगे। ठीक। Now, this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, but अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने
सारे जितने भी यूकैरियोट्स थे, सारे जो प्रोकैरियोट्स थे, वेदर इट्स यूकैरियोट, वेदर इट्स प्रोकैरियोट, वेदर इट्स यूनिसेलुलर, वेदर इट इज मल्टीसेलुलर, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने बस ये देखा कि ये प्लांट है तो इसको प्लांट में डाल दो, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट जैसी है तो इसे प्लांट में डाल दो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर एनिमल जैसी है तो इसे एनिमल में डाल दो। ठीक है, उन्होंने बस इतनी सी चीज देखी। ठीक ना, यूनिसेलुलर नहीं देखा है कि नहीं है, मल्टी सेलुलर नहीं देखा है कि नहीं है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी सबको एक में ही पटक दिया उन्होंने। ठीक है, ग्रीन algae और फंगाई को प्लांट में डाल दिया एक साथ। ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अब कौन सी बात है, अब जो मूव कर सकता है, जो स्टेराइल नहीं है, स्टेराइल इन द सेंस कहीं मूव नहीं कर पाता, ठीक है, वो आपके जो मूव कर सकते हैं उन्होंने डाल दिए। एनिमल्स में जो आपके जिनकी आईज दिख रही है, जिनके माउथ दिख रहा है, आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एनिमल है, और मॉर्फोलॉजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये प्लांट्स है। तो उनके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये प्लांट्स में चला जाएगा, ये एनिमल में चला जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्या ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एनिमल्स में भी उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या इसके पास एक्स्ट्रा वॉल ऑफ लेयर है सेल के अलावा कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये प्रोटेस्टेंट्स है, प्रोटेस्टेंट्स को भी उन्होंने उठा के, कुछ प्रोटेस्टेंट्स को उठा के उन्होंने एनिमलिया किंगडम में डाल दिया, चूंकि उसके ऊपर उनको ऐसा लगा कि ये मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है एनिमेलिया से। बट एक्चुअली में क्या था, अगर अपन और देखते तो एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दे वर कंसिडर एज द एनिमल्स। नाउ a large number of the organism did not fall into either of the category। कुछ तो ना तो एनिमल में आ रहे थे ना तो प्लांट में आ रहे थे, तो हेंस इसी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। ठीक है, बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली जैसे जैसे टाइम बीता, ऑफ कोर्स सी बात है, साइंटिस्ट का नजरिया जो है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी बदला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ना ही उन्होंने कंसिडर किया, बट आपके जो इसके अलावा, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा, जैसे कि वो किस तरीके से, वो हैबिटाट, किस तरीके के हैबिटाट पे वो रह रहे हैं, उनकी वॉल की नेचर कैसी है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, ठीक है, ये सारी चीजें भी कंसिडर की गई। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी गई। ठीक है, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जिसका क्लासिफिकेशन हम अभी भी पढ़ रहे हैं, दैट इज दी आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन कब दिया था, 1969 में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल याद रख लेना। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एंड द किंगडम डिफाइंड बाय हिम नेम्ड। अब उन्होंने कौन कौन से दिए थे, सबसे पहला था मोनेरा, फिर द प्रोटिस्टा, फिर द फंगाई, फिर द प्लांटे, फिर द एनिमेलिया। ठीक है, सो मोनेरा के अंदर आपके जितने भी बैक्टीरियाज थे, जितने भी बैक्टीरियाज थे, या रेदर आई शुड से प्रोकैरियोट्स थे, वो आ गए। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं प्रोटेस्टेंट की बात करूं, प्रोटेस्टास की बात करूं, तो इसमें जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है, वो इसमें आ गए। देन फंगाई में आपके जो यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, वो आ गए। ठीक है, किंगडम प्लांट में, प्लांटे की अगर अपन बात करें तो इनमें वो यूकैरियोट्स थे जिनके पास सेल वॉल तो थी, प्लस ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते थे। एंड लास्ट इज द एनिमेलिया, और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल, सॉरी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, वो सब के सब आपके कहाँ आ गए, एनिमेलिया किंगडम में।
ठीक है। नाउ द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विटाकर ने कौन सा मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन रखा था। तो सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखा था। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, किस तरीके का खाना वो लोग खा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, 5 चीजें दिख रही है मेरे को यहाँ पे। सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर। देन सेकंड कम्स योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देन थर्ड कम्स योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से खाना खाते हैं वो, क्या खुद पका के खाते हैं या फिर हीटोट्रॉफिक है, ठीक है, या किसी पे डिपेंडेंट है, किस चीज से खा रहे हैं, वो सब चीज इसमें आती है। देन योर रिप्रोडक्शन, ठीक। एंड देन लास्ट इज योर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक। सो बेसिकली सबसे पहले अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं ये वाला टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अगर अपन मोनेरा की बात करें तो सेल टाइप कैसा है मोनेरा का, इट्स प्रोकैरियोटिक। लेकिन वहीं पे अपन बाकी के 4 की बात करें तो वो सब के सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल, तो यहाँ से हमारा मोनेरा अलग हो जाता है। अब सेल वॉल की अगर अपन बात करें तो मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स। देखो, एक भी टेबल, एक भी फिगर आपको एनसीईआरटी का छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार का पेपर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली फिगर से पूछे गए थे। एंड मैंने लास्ट लास्ट में ये चीज पढ़ाई थी, तुम लोगों को बोला भी था कि बेटा एक भी फिगर नीचे का मत छोड़ के जाना, उसके नीचे की जो डिटेल्स है उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, क्योंकि एम्स में ऐसा पूछा जाता था पहले, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, वी डोंट नो। एंड सी पेपर में आया, ठीक है। सो एक भी टेबल, एक भी फिगर आपको नहीं छोड़ना है। सो पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये आपके किस में प्रेजेंट होंगे, मोनायरा में। देन अगर सेल वॉल अगर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगी। देन फंगाई में काइटिन वाली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांटे में सेलुलोज वाली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये चीज याद रखनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है क्योंकि प्रोकैरियोट है, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो मोनेरा जो होता है वो सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, फंगाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू फॉर्म के फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं। प्लांटी की अगर बात करूँ तो टिश्यू के टाइप के हो सकते हैं, और या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल, सॉरी, आपका प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन एनिमेलिया में टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो मोनेरा में ऑटोट्रोफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों। हीटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके जो डेड एंड डिकेज है उन पे फीड करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा की अगर अपन बात करें सो ऑटोट्रोफिक, ठीक है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड हीटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, दोनों चीजें। फंगाई की अगर अपन बात करें तो हीटोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है, सॉरी, हीटोट्रोफिक ही होते हैं जिसमें वो आपके कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटे ऑटोट्रोफिक होते हैं, एनिमेलिया हीटोट्रोफिक होते हैं, होलोजोइक या फिर सैप्रोफिटिक, ठीक। नाउ आपके अगर अपन और बात करें कि आर एच विटाकर के बाद जो साइंटिस्ट आए थे, कार्ल वूज, ठीक है, कौन आया था, कार्ल वूज। आई आई थिंक ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन है, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है।
1990 में, ठीक है, अभी की बात है, ज्यादा पुराना नहीं। 1990 की बात है, वहां पर उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो था आर्किया और दूसरा था बैक्टीरिया। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, आर्किया में सारे आर्की बैक्टीरियाज और बैक्टीरिया में सारे यू बैक्टीरियाज थे, into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domains, and there by a sixth kingdom classification. So, sixth kingdom classification was given by Carl Woese in 1990, जिसमें उन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे, आर्किया, बैक्टीरिया और देन यूकैरिया। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा। Now, let us look at the five kingdom classification to understand the issues of the consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green alga, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms in the plants. तो पुराने अगर अपन क्लासिफिकेशन को देखें, ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो वहां पर लीनियस ने क्या किया था, उन्होंने एक किंगडम प्लांटे बनाया और एक किंगडम एनिमेलिया बनाया, और किंगडम प्लांटे में भर दिए सारे बैक्टीरियाज, सारे ब्लू ग्रीन एल्गा, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी। ठीक है, बट ये तो एक बेसिस नहीं हो सकता, सो इस वजह से वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हटाया गया। The character that unified this whole kingdom, that was that all the organism included the cell wall, as I have said right now, in their cell. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, that is cyanobacteria, with the other group which were eukaryotic. सो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा, या फिर जिसे आप साइनोबैक्टीरिया बोलते हो, होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया ही है, बट उसको लाकर किसके साथ खड़ा कर दिया, यूकैरियोट्स के साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि ये सारे क्या है एट लास्ट, फंगाई, मॉसेस, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये आपके यूकैरियोट्स हैं, और बाकी के ये दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो कितना डिफर हो गया, ठीक है। It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Says, for example, Chlamydomonas and Spirogera were placed together under algae. अब ना एनसीईआरटी यहाँ पर ना बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। बेसिकली क्या लिखा है एनसीईआरटी में, अगर अपन प्लांट किंगडम पे आगे जाएं तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा आपको सेम किंगडम में देखने को मिलेंगे, दैट इज किंगडम प्लांटे में ही देखने को मिलेंगे। एंड जो क्लेमाइडोमोनास है उसको प्रोटिस्टा में भी कंसिडर किया जाता है, बट चूंकि हमारी एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास को सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटे में कंसिडर किया गया है अंडर द फाइलम एल्गे, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको वहीं पे ही कंसिडर करोगे, ठीक है, प्रोटिस्टा में कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर हो गया होगा, आई होप ये वाली चीज। सो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition, like fungi had chitin. अब अगर सिर्फ और सिर्फ अगर सेल वॉल ही देख रहे हैं, ठीक है, तो या फिर ऐसे देख रहे हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो हीटोट्रॉफिक और आपके ऑटोट्रॉफिक एक साथ लाके रख दिए थे। ठीक है, जैसे ये फंगाई के केस में, फंगाई कैसा है, हीटोट्रॉफिक ग्रुप से बिलोंग करता है, और आपके जिम्नोस्पर्म्स वगैरह कैसे हैं, ये आपके ऑटोट्रॉफिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा इनका एक और चीज थी कि फंगाई की सेल वॉल किससे बनी थी, काइटिन से बनी थी, और आपके जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनकी सेल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। ठीक, सो इस वजह से भी कंसिडरेबल नहीं था ये। इन देयर वॉल, while the green plants had a cellulosic cell wall, as I've said, when such a characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, that is the kingdom fungi. अब जब इन सारी चीजों को गौर किया गया, जैसे कि जो किंगडम फंगाई थे, वो एक तो पहली बात ये थे कि हीटोट्रॉफ्स थे, दूसरी बात ये थी कि उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, काइटिन की बनी हुई है, तो इस वजह से उनको उठा के दूसरे किंगडम में रख दिया गया।
All prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organism were placed in the kingdom Protista. अब सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के कहाँ पटक दिए थे हमने? मोनेरा में पटक दिए थे। और सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको उठा के कहाँ पटक दिए? प्रोटिस्टा में पटक दिए। ठीक है। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा had brought together the Chlamydomonas chlorella, which was earlier placed in the algae within the plants, and both of them have the cell wall. ठीक है। सो क्लेमाइडोमोनास और क्लेरेला दोनों के पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। अब क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम ऑफ अमीबा, ये चारों के चारों एक ही किंगडम के अंदर थे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अब अमीबा जो था वो पहले कहाँ प्लेस कर दिया गया था? एनिमल किंगडम में प्लेस कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। It has put together organisms which, in earlier classification, were placed in different kingdoms. This happened because of the criteria for the classification changed. हमेशा classification का जो criteria होता है वो बदलता रहता है। हर 5 साल 10 साल में बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि नई नई स्पीशीज आपको मिलती जाती हैं। This kind of changes will take place in the future, and too depending on the improvement in our understanding of the characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve the classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship. तो basically आप जब क्लासिफाई कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो मॉर्फोलॉजिकली कैसा है, फिजियोलॉजिकली कैसी है स्पीशीज, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज हैं कि नहीं है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिकली कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर देखनी होती है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर। आई होप ये पूरा जितना भी लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का जो भी आगे का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।